members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyer and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty, but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो फाइल किया गया, तो लक्ष्मण और उनके फैमिली के जो 2 मेंबर्स थे वो वहाँ प्रेजेंट थे. उन्होंने अपना जो भी उनका जो फॉर्मेट था वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपील की थी. वहाँ पर वो सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन की गई. सुप्रीम कोर्ट ने उनके जितने भी लॉयर्स थे उन सब के आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, बहस होती है, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली और उन्होंने फिर ये फैसला सुनाया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट. उनका फैसला जो था वो क्या था, हाई कोर्ट से अलग था. दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, यानी कि लक्ष्मण और उनकी मदर, उन दोनों को दोषी ठहराया गया और ब्रदर इन लॉ को भी. दे डिड नॉट हैव इवन एविडेंस अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ कोई भी सबूत, मतलब कि वो अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाए. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, यानी कि पूरे आजीवन उनको जेल में डाल दिया गया तीनों को. किसको किसको, लक्ष्मण, उनके बड़े भाई सुभाष और उनकी मदर शकुंतला को. ठीक है, तो ये केस हमने अभी देखा. अब नेक्स्ट आप आ जाओ पेज नंबर 60 पर. व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, कि ये जो लीगल सिस्टम है, ये जो जुडिशरी सिस्टम है, इसके अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन से हैं. द अबव केस ऑफ द डाउरी डेथ फॉल्स विदिन व्हाट इज कंसिडर्ड ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, यानी कि ये जो डाउरी डेथ था, पीछे जो अभी हमने केस अभी देखा है, वो किस बेस पर था, दहेज के ऊपर था. तो वो से क्या माना जाता है, डाउरी डेथ. डाउरी का मीन्स होता है दहेज, डाउरी सिस्टम होता है दहेज प्रथा, और डाउरी डेथ मीन्स दहेज के लिए मार देना. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डाउरी डेथ कहते हैं. तो व्हाट इज कंसिडर्ड ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इट्स इज ए वियोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ. तो ये जो डाउरी डेथ था, ये क्या एक क्राइम नहीं था सोसाइटी के अगेंस्ट, इस जो डेथ को हम क्या कहेंगे, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protest women against domestic violence. जैसा कि 2006 के अंदर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि एक न्यू लॉ पास किया गया है कि घर पर मारपीट करना, अब्यूज़ करना और टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, एक क्राइम के अंडर में ही आती है. और इसी बेस पर 2006 में लॉ पास किया गया वुमेन्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, वुमेन्स को बचाने के लिए, किसके अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट. So look at the following table to understand some of the significant difference between criminal and civil law. कि नीचे देखो आप, ये 2 टेबल दी गई है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ की. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होते हैं. ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ हम किसे कहते हैं कि डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एंड एज ऑफेंस. फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हैरेसिंग ए वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर. यानी कि क्राइम किसे कहा जाता है कि जिसके अंदर हम जब कहाँ किसी कानून को तोड़ते हैं, जो कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हमारे लिए दिए गए हैं, जब हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा. किस तरह के क्राइम जो हैं वो क्रिमिनल होते हैं. सबसे पहला होता है थेफ्ट, चोरी करना. ठीक है, हैरेसिंग ए वुमन, वुमेन्स को टॉर्चर करना. हैरेसिंग मीन्स होता है एक तरह से टॉर्चर करना. टू ब्रिंग मोर डाउरी, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लेकर आए और फिर उसके बाद में उसका मर्डर कर देना. ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, क्रिमिनल लॉ में. दूसरा हम देखेंगे, इट यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच ए केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट.
दूसरा इसमें क्या होगा कि अगर ये तीनों सिचुएशन किसी के साथ होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, FIR। FIR का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो FIR का फुल फॉर्म क्या है, आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए इसको, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि सबसे पहले जो किसी केस के बारे में जो रिपोर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, FIR कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और फिर इसी को सुनकर ही सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो वहाँ केस की जाती है, फाइल की जाती है, और उसी के आधार पर कोर्ट में, यानी कि सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा पुलिस को, उसी के आधार पर ही क्या होता है, केस फाइल होता है कोर्ट में। इट फाउंड गिल्टी द अक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन, यानी कि हो सकता है उसे माफ कर दिया जाए, हो सकता है उसको फाइन के लिए कहा जाए, और या फिर उसको सजा सुनाई जाएगी इसके बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्रिमिनल लॉ। अब दूसरा पार्ट जो है वो क्या है हमारा, सिविल लॉ। सिविल लॉज क्या होते हैं, डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना। ठीक है, सिविल लॉ जो होगा वो उसमें किसी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना, नुकसान उसके अधिकारों पर भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, मान लो कोई जमीन का कोई झगड़ा चल रहा है आपस में, दो भाइयों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में हो सकता है, या फिर कोई दूसरे के बीच में हो सकता है, यानी कि किसी भी दो के बीच में जमीन का कोई झगड़ा होता है तो वो क्या कहलाएगा, सिविल लॉ कहलाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, जब हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, हो सकता है हम जिसकी रेट जितनी फिक्स होती है उससे ज़्यादा दुकान वाला ले ले, है ना, या फिर उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं, तो इस तरह के केसेस जो हैं वो सिविल लॉज में आते हैं। फिर है रेंट मैटर, किराए का मैटर हो सकता है, किराएदार जो होते हैं वो किराया नहीं देते, या फिर वो किराएदार जो जिसका मकान होता है वो ज़्यादा किराया ले रहा होता है, तो ये इस तरह के मैटर्स जो हैं वो सिविल लॉज में इंक्लूड होते हैं। और उसके साथ साथ एक केस और है जो है डाइवोर्स केस। ठीक है, ए पेटिशन हैज टू बी filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or tenant can file a case. यानी कि इसके अंदर जो बाकी जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे कोई सामान परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसके बीच में झगड़ा है, या फिर उसके बाद में जो डाइवोर्स केस में उसमें दोनों ही पार्टी जो होती है वो अपनी अपनी केस को फाइल कर सकती है। और जैसे लैंड का जो मैटर होता है उसके अंदर भी, रेंट मैटर के अंदर हम क्या, इसमें क्या बताया जा रहा है कि या तो लैंडलॉर्ड जिसकी जमीन है वो केस फाइल करेगा, और या फिर टेनेंट कैन फाइल ए केस, यानी कि जो उस मकान में रह रहा है वो केस फाइल कर सकता है। द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। For instance, in a case between landlord and tenant, the court can order that flat to be vacated and pending rent to be paid. यानी कि कोर्ट जो है वो किस तरह के फैसले सुनाती है इसके अंदर, कि जो उनके लिए अच्छा हो। सपोज जैसे किसी जो किराएदार पे कोई रह रहा है और उसके बाद में अगर उनके ऊपर कोई केस किया जाता है तो कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाएगी, या तो वो उस मकान को खाली कर दे और या फिर जितना बचा हुआ किराया है उसको पे कर दे। तो इस तरह के केसेस की इस तरीके से सुनवाई की जाती है किसमें, सिविल लॉज में। ठीक है, अब इसके बाद में आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। आप अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए, साथ में रफ कॉपी ले लीजिए। अगर आपने सिविक्स का ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है तो आप अपना नया चैप्टर डाल लीजिए। उसमें एक क्वेश्चन लिखिए जो नहीं मेरी अगर आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही है या कोई प्रॉब्लम आए बीच में पूछ लेना, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है मैं डिक्टेट करूंगी, आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जस्टिस? व्हाट इज जस्टिस? जहां आपको लगे कि यहाँ हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन मम्मी 5 चैप्टर का है क्या? यस, व्हाट इज जस्टिस? राइट डाउन द आंसर। जस्टिस इज मेड। मैम ये क्वेश्चन बुक का ही है क्या? हाँ, बुक में ही है बेटा। चैप्टर के साथ साथ बीच में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं उसको हम लिखते चलेंगे, फिर एक्सरसाइज के जो है वो तो एक्स्ट्रा है ही। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस इज मेड, राइट डाउन, इसका आंसर लिखिए। जस्टिस इज मेड
when the judgment is not influenced, write down the spelling, influenced, influenced in any way when the right, reasonable आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। राइट रीजनेबल इज favored, FAVOURED, favored and unfair। मैम फेवले की स्पेलिंग फिर से बताना। स्टार्टिंग से बोलो। नो मैम, रीजनेबल के आगे, रीजनेबल इज favored, FAVOURED, favored and unfair is protested, PROTESTED, protested। ठीक है। और एक हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन राइट डाउन, व्हाट आर द functions of judiciary, JUDICIARY, what are the functions of judiciary? तो functions में सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, judiciary resolve, RESOLVES, resolves the disputes between center and states, Second point, it protects the Constitution. It protects the Constitution. Written? सेकेंड पॉइंट तक लिख लिया आप लोगों ने? It protects the Constitution. All of you have written or not? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. Very good. Third point, it ensures spelling लिखो, ENSURES. It ensures the government
and its official work under the law. Fourth point, it protects the fundamental rights of citizens. It protects the fundamental rights of citizens. Fifth point, it assists, ASSISTS, it assists and guides the government in constitutional, फिर से देखो, it assists and guides the government in constitutional and legal matters too. TOO. Sixth point, it ensures the compliance, COMPLIANCES. It ensures the compliance of law in society. Seventh point, on violating law, VIOLATING, on violating law, judiciary punish the person. Judiciary punish the person. So all of you have written the 7 points? Yes, ma'am. तो ये जो 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, इसमें हमने क्या देखा है कि जस्टिस किसे कहते हैं? तो वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन विच ऑल सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, जिसके अंदर सभी को नियम और कानून के अंडर में रखा जाता है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म पर, अलग अलग स्टेट्स पर दिए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके बाद में हम देखते हैं कि जुडिशरी का फंक्शन क्या है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं उनका प्रोटेक्ट करती है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिटवीन 2 पर्सन्स, मैटर कोई भी हो सकता है, लैंड को लेकर, रेंट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उसको देखने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, कोई भी अगर लॉज को वियोलेट कर रहा है, कोई भी अगर हमारे नियमों को तोड़ रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन भी कौन करती है? हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आज आपको सेंड करूंगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कल दिए जाएंगे, जो आपको कंप्लीट करके अपनी सिविक्स की नोटबुक वेडनेसडे को सबमिट करनी है इन एनी हाउ। ठीक है, तो सबमिट करना है आपको, अपनी नोटबुक सिविक्स की चेक करवानी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके।